हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीनियस जीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम क्लास 9 का साइंस का एनुअल क्वेश्चन पेपर जो कि 2023-24 का है, उसकी आंसर की के साथ फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप एक क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न बता देती हूँ। तो देखिए, जो आपका क्लास 9 का पेपर है इसमें आपका 80 नंबर के जो है क्वेश्चंस होंगे, 80 नंबर के, और इसके अंदर टोटल 39 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है। अब रही बात मार्क्स स्कीम की, तो मैं आपको मार्क्स स्कीम भी बता देती हूँ। तो इसमें देखिए, जो है पहले के जो शुरू 20 क्वेश्चन हैं वो MCQ टाइप के हैं आपके, जो है एक नंबर के आपके, और छः छः जो क्वेश्चन हैं आपके वो 2 नंबर के और 3 नंबर के हैं, और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 नंबर के हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो जो है पैराग्राफ वाले हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है नंबर स्कीम था। चलिए अब आपको जो है जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपका उसका डाउट का आंसर आपको कमेंट में बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला हमारा ये खंड का है, सेक्शन ए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से ये जो है ये डायग्राम, जो ये ड्राइंग जो है मैंने ली है, इसमें आपको जो ये वाला जो पूरा है ये आपको पूरा याद करना था, जिसमें से ठोस से द्रव अवस्था में जमने को क्या क्या कहते हैं, उसे जमना कहते हैं। ठीक है। वैसे द्रव से गैस अवस्था में आने को कहते हैं। तो इसने बोला ठोस अवस्था का गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। देखिए, जब जो ठोस है गैस अवस्था में बदलती है तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा गया जाता है, ये लिखा हुआ है। तो आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैस का गुण नहीं है, हमें बताना है। इसमें से जो गैस के ऊपर वो जो गुण है वो अप्लाई नहीं होता है या लागू नहीं होता है इस तरीके से। देखिए, अनिश्चित आकृति, तो गैस की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, उस गैस की कोई भी आकृति नहीं होती है, और उसके अंदर उच्च संपीड़न भी होता है और उसमें बहने की क्षमता भी होती है। इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। निश्चित आयतन, गैस का कभी भी आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। ये भी चैप्टर 1 में से आपका क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देती हूँ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें सिर्फ जो वस्तु या पदार्थ है उसका जो है रूप, रंग, इन सब में परिवर्तन होता है। लेकिन जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ में जब परिवर्तन के बाद पूरा पदार्थ ही चेंज हो जाए, नया पदार्थ बन जाए, तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है उसे हम दोबारा से जो है अब उसके रूप में ला सकते हैं, पर रासायनिक परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जलने के बाद एक राख का निर्माण करती है जो एक अन्य पदार्थ यानी नया पदार्थ बनाती है। तो लकड़ी पर हथौड़े को पीटना जो है ये भी भौतिक है, लकड़ी को काटना भी भौतिक है, और मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, किसी भी चीज़ का जो है रासायनिक सूत्र, यानी किसी भी जो है यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपका ये चार्ट दिया गया है। इसमें जो है तत्व और उसके जो है आयन लिखे गए हैं। तो उन तत्व और आयन को जो है आपको याद करने होंगे। जैसे कि आयन का नाम यहाँ लिखे हुए हैं और उनके जहाँ पे जितने भी आयन हैं वो लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का Mg2+, यानी मैग्नीशियम का आयन 2+ में होता है। इसी तरीके से आपको ये पूरा चार्ट याद करना था। आपको ये याद होगा चार्ट तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसमें देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का बोला गया है। तो देखिए, कैल्शियम को हम Ca2+ लिखते हैं और फॉस्फेट को हम लिखते हैं PO4, और इसका आयन होता है 3- का। ठीक है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर रखा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, पूरा इसका आंसर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहा।
इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ca3PO4 2। देखिए ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमने जब कैल्शियम लिया तो उसका जो आयन था वो 2+ में था, और जब फॉस्फेट लिया तो उसका आयन था 3- में। रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हम आयनों को जो है एक्सचेंज कर देते हैं इस तरीके से। तो हमने जब इसको एक्सचेंज किया तो ये Ca3 आ गया और PO4 और बाहर 2 आ गया, जैसे कि हमारा ऑप्शन 4 में दिया गया है या दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है सही हो जाएगा। ठीक है, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ये चार्ट याद कर लेंगे, इस चार्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी इसमें से रासायनिक सूत्र लिखने का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें द्रव्यमान के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? देखिए हम लोग सभी जितने भी यौगिक होते हैं उसके अंदर जो है द्रव्यमान जो है निश्चित अनुपात में होता है। इसलिए जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें भी दोनों के द्रव्यमान है, कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होंगे। तो अनुपात बताना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि CO और 2 है तो हमें इनके द्रव्यमान लिखने होंगे और फिर उसको अनुपात में रखना होगा। देखिए मैंने इसका आंसर सही से कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पहले लिया, देखिए मैंने लिया है यहाँ C जो कि 6 है हमारा जो है इसका द्रव्यमान परमाणु, ये तो परमाणु संख्या है तो इसकी द्रव्यमान जो हो जाएगा C का जो द्रव्यमान है वो 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो हो जाएगा हमारा 16। पर यहाँ पे हम लोग CO2 ले रहे हैं, यानी O की जो संख्या है वो 2 है, इसलिए 6 × 2 हो जाएगा, यानी 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये रेशियो में हम लिखेंगे 12:32। ठीक है, ये वाला गलत है, इसे मत देखिए। ठीक है, 12:32, और जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3:8। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि N यानी सोडियम और मैग्नीशियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? हमें इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। देखिए जो कि हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो हमें परमाणु संख्या दे रखी है 11 और 12। परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या किससे लिखी जाती है? प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणुओं की संख्या होती है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने पर जो है हमारा द्रव्यमान निकलता है। देखिए इसके लिए आपको द्रव्यमान याद होने चाहिए, ये भी आपको 3rd चैप्टर में से ही पूछा गया है। देखिए 3rd चैप्टर में ये चार्ट दे रखा है जिसमें परमाणु के द्रव्यमान दे रखे हैं। देखिए इसमें दे रखे हैं, जैसे सोडियम का जो द्रव्यमान है वो 23 है और मैग्नीशियम का 24 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग, मैं इसको अच्छे से तरीके से मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से करना है। देखिए इसमें दे रखा है ना, मैं सोडियम का जो है द्रव्यमान जो है वो हो जाएगा 23 और मैग्नीशियम का 24। हम द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो हमारा जो है द्रव्यमान आता है। परमाणु संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो जब हम सोडियम के द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या माइनस करेंगे या घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए हमने जब 23 में से 11 को घटाया तो 12 न्यूट्रॉन हमारे निकल आए। उसी तरीके से मैग्नीशियम में ही जब हमने इसके द्रव्यमान 24 में से माइनस किया 12 प्रोटॉन, इसके जो परमाणु संख्या थी, तो भी हमारा 12 न्यूट्रॉन आ गया, यानी दोनों के अंदर जो है 12 न्यूट्रॉन है। इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा, क्रमशः 12 और 12। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किसी तत्व के समस्थानिक में होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ये चैप्टर भी अगर आपने पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में ही है ये, समस्थानिक और संभारिक। देखिए समस्थानिक उसे कहते हैं जिसमें जो है तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है। ये देखिए ये भी जो है मैंने आपकी बुक में से फ़ोटो ली है, देखिए इसमें पढ़िए आप। देखिए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी जितने भी, देखिए समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान है वो जो है भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है,
ये मैं भी यहाँ मैंने आपकी बुक से लिया, ये समस्थानिक संभारिक पढ़ा हुआ, जिसमें जो समान परमाणु संख्या है वो समस्थानिक कहलाएगा, जिसमें द्रव्यमान समान है वो संभारिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं सबके, देख सकते हैं आप लोग। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा, और फिर आप बताइएगा मुझे कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 कौन सा कोशिकांग कई विष और दवाओं का निरावशिकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये आपके चैप्टर नंबर 5 में से पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है आपका चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि SER हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैंने आपकी बुक से लिया है, ये देखिए, ये आपके चैप्टर नंबर 5 की जो है बुक में से लिया गया है। ठीक है, SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका विष तथा द्रव को निरावशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए सीधा सीधा सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है बुक में से उठाकर। ठीक है, तो इसलिए हमारा जिसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका को SER कहते हैं। आगे इसके जो है इसका वो भी पूछा गया है, SER की मतलब SER किसे कहते हैं, तो वैसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? देखिए कोशिका विभाजन की क्षमता जो है ये आपके उदक वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए जो विभज्योतक होती हैं, विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वो निरंतर विभाजन की क्षमता होती है उनके अंदर। इन तीनों का ही कार्य अलग अलग होता है, लेकिन जो शीर्षद विभज्योतक होता है, जो विभज्योतक शीर्षद हो या चाहे कोई भी विभज्योतक हो, उनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, शीर्षद विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विस्थापन तय दूरी के समानुपाती होगा जब वस्तु गति करती है। देखिए आप इसको सारे ऑप्शन को देख के चलिए कौन सा इसके ऊपर सही लग रहा है। देखिए सीधे पथ पर जो है अगर दूरी जाएगी, सीधे पथ पर गति होगी तो जो है विस्थापन और विस्थापन जो है दूरी के समानुपाती होगा। अगर वो टेढ़े मेढ़े पथ पर होगी तो इसका जो समानुपाती जो है दूरी नहीं होगी विस्थापन की। और वृत्तीय पथ पर भी वेग बदलता रहेगा, गति में जो है परिवर्तन आता रहेगा, इसलिए जो है तब भी विस्थापन दूरी के समानुपाती नहीं होगा। और बी और सी दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत है, इसलिए बी और डी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक वस्तु एक समान गति दर्शाता है तो उसमें वस्तु जब एक समान गति दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा चाल स्थिर होगा, क्योंकि अगर वस्तु जो है एक ही गति में चलती रहेगी तो उसकी चाल भी स्थिर रहेगी। अगर गति बदलती रहेगी तब जो है चाल अस्थिर होगी। इसलिए जब समान गति है तो वस्तु की चाल अस्थिर हो ही नहीं सकती। चाल शून्य नहीं हो सकता अगर वस्तु जो है गति में है, और त्वरण जो है उत्पन्न ही नहीं होगा क्योंकि वस्तु जो है समान गति में चल रही है। इसलिए जो है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब बस अचानक चलने लगती है तो बस में खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, इसमें जो है ये जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण जो है बस के चलते ही खड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है वो पीछे की ओर गिरने लगता है, आपने भी फील किया होगा। तो ये जो जड़त्व है इसके कारण होता है, और जड़त्व जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम में आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी चैप्टर में से लिया गया है कि गतिशील वस्तु के टकराने से कोई व्यक्ति घायल क्यों हो जाता है? तो उसके संवेग के कारण जो है वो जो व्यक्ति है वो घायल हो जाता है, उसके ऊपर संवेग जो लगा होता है उसके कारण वो घायल हो जाता है। ये गति का द्वितीय नियम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा, ये आपने पढ़ा होगा। जी का मान जो है वो विषुवत रेखा पर कम रहता है और ध्रुवों पर अधिक रहता है। ठीक है, तो ध्रुवों और विषुवत रेखा पर समान नहीं रहता, कभी भी ध्रुवों पर कम नहीं रहता, विषुवत रेखा पर कम रहता है। और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है तो ध्रुवों से बढ़ रहा है, इसलिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है। तो ये भी आंसर जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर जो है कम हो जाता है, ध्रुवों पर जो है ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है
तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। देखिए जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो शुरू में उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब तक वो नीचे आती है ज़मीन तक या पृथ्वी की ओर, जब वो आ जाती है नज़दीक, और जब तब उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी होती है। ठीक है, इसीलिए जो उसकी कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी, क्योंकि ऊर्जा ना बढ़ती है ना घटती है, और पहले घटती फिर घटती बढ़ती नहीं है कभी भी ऊर्जा। आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसमें जो है कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर में से पूछा गया, ऊर्जा का संरक्षण का नियम में आता है कि कभी भी ऊर्जा जो है घटती या घटती नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ऊर्जा स्थिर रहेगी, क्योंकि वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल गई, ऊर्जा उसके अंदर अभी भी है, इसलिए जो ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखिए वस्तु पर जो कार्य किया जाता है, ये आपका चैप्टर में से मैंने ये फोटो ली है। देखिए वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है, कार्य वो उसके बल और विस्थापन के है गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी दिखा हुआ है, W=F/S। ठीक है, चलिए मैं आपको इसलिए जो इसका आंसर मैं बताती हूँ, विस्थापन पर जो है वस्तु कार्य जो है निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन जो है कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बल भी निर्भर करता है, और इन दोनों के बीच का कोण भी निर्भर करता है, लेकिन हमें आरंभिक वेग की कोई ज़रूरत नहीं होती है वस्तु के कार्य के लिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, निर्भर नहीं करता है, वस्तु के आरंभिक वेग पर जो कार्य निर्भर नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट जो 17 से 20 तक का क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या बताया गया कि 17 से प्रश्न संख्या 17 से 20 तक अभिकथन कारण पर आधारित है। इन प्रश्नों के लिए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण। इन प्रश्नों के सही उत्तर को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए आपको यहाँ पे जो है प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको एक अभिकथन दिया गया, कारण दिया गया, तो आपको इसे बताना है कि अभिकथन सही है, कारण भी इसको सही स्पष्टीकरण करता है या उचित स्पष्टीकरण नहीं करता है तो आपको बी करना है, करता है तो आपको ए करना है, और ए भी सही है और आर गलत है तो आपको सी ऑप्शन करना है, और ए गलत है लेकिन आर सही है तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी करना है। देखिए 17 से 18, 19, 20 जो है सभी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ आपको लेके चलते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन में अभिकथन बताया गया कि किसी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व जो है हमेशा तत्व के अंदर जो द्रव्यमान है वो एक निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपास्थि संयोजी ऊतक का प्रकार है जो आसानी से मुड़ या दब सकता है। ये सही है, अपने चैप्टर 6 पढ़ा होगा, उसमें से आया है। और देखिए इसमें बहुत ही मजबूत सख्त पैक किया गया धातु और कोशिका होती है, जब ये मजबूत होगी तो ये आसानी से मुड़ और दब नहीं सकती है, इसलिए जो ए सही है, लेकिन ये आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारी वस्तु को ज़मीन पर धकेलना या खींचना मुश्किल है, भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, इसलिए इसका जो है दोनों ही सही है, क्योंकि अगर भारी वस्तु को धकेलना और खींचना मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वो जो भारी वस्तु में जड़त्व अधिक होता है, इसलिए इसमें दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में बारी बारी से फसल उगाना फसल चक्र कहलाता है, ये कीटों से होने वाले नुकसानों को रोकता है। देखिए ये तो सही है, पर फसल चक्र होता है, लेकिन फसल चक्र कीटों के मतलब कीटों के नुकसान को नहीं रोकता है, कीट तो तब भी लग सकते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। देखिए इसके सारे उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहे इसके सारे प्रश्न के उत्तर। 17 का बी, 18 का सी, 19 का ए और 20 का सी आप जो है ऑप्शन आपके आंसर के वो जो है सही हो जाएंगे। चलिए आपके जो यहाँ तक थे वो सिर्फ आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे, जो आपके 1 मार्क्स के थे, जो 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। अब 19 क्वेश्चन आपके और लेफ्ट बचे हैं। अभी तक आपको वीडियो पसंद आई और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए यहाँ से हमारा सेक्शन जो है सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी खंड ख। देखिए इसमें जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे। देखिए 2 नंबर का पहला 21 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिश्रण तथा यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें बताना है कि ए और बी में
यौगिक कौन सा है और मिश्रण कौन सा है। तो ये आपको इसको बताने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि मिश्रण और यौगिक होता क्या है। देखिए यौगिक और मिश्रण होता है, जब मिश्रण में जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तब उसे हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन यौगिक भी उसी प्रकार है, जब उसमें दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। लेकिन यौगिक जो है उसको मिलान उसके मिलने पर जो है तत्वों में एक नया प्रकार यानी नया पदार्थ बन जाता है। दो पदार्थों को मिलना, दो यौगिक में जो है दो पदार्थों को जब मिलाएंगे तो एक नए पदार्थ, एक अलग नए पदार्थ का जो है वो करेगा, एक नए पदार्थ को बनाएगा, ठीक है। लेकिन मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, मिश्रण में कभी नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन यौगिक में एक नया पदार्थ बनता है। मिश्रण को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं यानी अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को हम जल्दी अलग नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते। देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लोह और सल्फर अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाना। यानी जब लोह यानी आयरन और सल्फर ने अभिक्रिया की तो उन्होंने एक नया पदार्थ बनाया, आयरन सल्फाइड। इसलिए ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यौगिक। और देखिए दूसरा बोला गया नमक का पानी में घुलना। देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बना है, नमक और पानी को हम अलग भी कर सकते हैं। जब नमक वाले पानी को आप गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, तो पानी और नमक अलग हो जाएगा एक तरीके से। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ये आपके चैप्टर 50 में से सेम क्वेश्चन उठकर आ गया है, जो बीच बीच में प्रश्न दिए गए थे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर मैंने अच्छी तरीके से लिख रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरीके से लिखना है। देखिए इसे इस तरीके से लिखना है कि दुनिया में पाए जाने वाले सारे जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका ही जुड़कर जीवों का निर्माण करती है एवं उनकी दैनिक क्रियाएं भी पूर्ण करती है। यानी जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहा जाता है। इसे सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो मतलब कि कोशिका है जो जीवों को संरचना पदार्थ प्रदान करती है, इसलिए उसे हम संरचनात्मक कहते हैं। और जीवों की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उसे भी कोशिका ही पूर्ण करती हैं, इसलिए इसे हम क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था कि कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक में कोई दो अंतर लिखिए। इसे भी मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है। देखिए इसमें पूछा गया था विभज्योतक और स्थायी ऊतक में दो अंतर बताने हैं। देखिए विभज्योतक और स्थायी ऊतक, पहले आपको हेडलाइन डाल देनी है और फिर आपको दो लिख लेनी। देखिए विभज्योतक जो है विभाजन की जो है अपार क्षमता होती है, स्थायी ऊतक में लेकिन विभाजन नहीं करती है, विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। यानी इसमें विभाजन होता है पर इसमें विभाजन नहीं होता है। और देखिए इसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, विभज्योतक में जो जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन स्थायी ऊतक में जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप इसके अलावा कोई अन्य जो कोई अलग पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, पर इसमें दो ही पॉइंट बोले गए थे इसलिए मैंने दो पॉइंट लिखे हैं आपको दिखाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरियोलर संयोजी ऊतक के क्या कार्य हैं, कोई दो कार्य लिखिए। इसमें भी हमें दो कार्य लिखने हैं एरियोलर संयोजी ऊतक के। देखिए इसमें आप लिख सकते थे ये जत्तु ऊतक के अंदर आता है। इसमें पहला मैंने लिखा है कि अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। अंगों के भीतर जितनी भी खाली जगह होती है उसे भरने का काम जो है ये ऊतक करता है और ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। आप इसके अलावा भी और कोई भी दो लिख सकते थे पर ये दो बेस्ट है, इसको लिखने में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एक तरीके से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है यानी 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ विराम अवस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। हमें इसका निकालना है, एफ निकालना है हमें इसमें, ठीक है, यानी बल निकालना है। और हमें सब क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, हमें एम दे रखा है और हमें ए दे रखा है यानी त्वरण दे रखा है। तो हमें देखिए एफ और एम दे रखा, एम और ए दे रखा है तो एफ आसानी से निकल जाएगा, एफ इजिकल्स टू एम ए वाले फॉर्मूले से। देखिए मैंने इसे कर रखा है, आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए इसमें हमें एम दे रखा है 1500 किलोग्राम, ए दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकेंड। हमने लिखना है माइनस का इसलिए लिया क्योंकि उसमें लिखा था ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। अब देखिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला एफ इजिकल्स टू एम इंटू ए। देखिए एम दे रखा है, ए दे रखा है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा माइनस का 2550 और इसको न्यूटन जो है, एफ को जो है इसका मात्रक न्यूटन होता है इसलिए हम इसे न्यूटन से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? किसी प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह तथा श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर भी मैंने अच्छे से लिख रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। ये देखिए, ये मैंने आंसर लिखा है कि किसी वस्तु की सतह से ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रतिध्वनि कहलाती है। जब हम जो आवाज़ करते हैं तो जब ध्वनि जो गूंजती है उसे ही हम जो है प्रतिध्वनि कहते हैं इन साइंस, ठीक है। तो इसे लिखने का फॉर्मेट इस तरीके से आपको लिखना है। और इसके बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई थी, तो आपकी जो इसकी बीच की न्यूनतम दूरी है वो 17.2 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। देखिए हम लोग पहले हमने 25 किया, मैं इसका और वाला क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देती हूँ कि एक ध्वनिक तरंग जिसका आवर्तकाल 0.05 सेकेंड है, इस ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? देखिए आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं और ध्वनि की आवृत्ति जो होता है हम उसे वी से लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो आपको मैं आपको बताती हूँ। देखिए आवृत्ति निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/t। तो हमें यहाँ पे टी दे रखा है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम वी को। देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे लिख रखा है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए आवर्तकाल हमें दे रखा है, आवृत्ति का फॉर्मूला हमारा ये होता है। हमने जब v से इसको लिख सकते हैं, v को = 0.05 रखा और जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे यहाँ के दो आगे के दो पॉइंट के बाद दो डिजिट थे तो ये 20 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 100 हो जाएगा। और जब इसे हम कट करेंगे 5 को 100 से तो यहाँ 20 आ जाएगा। और आवृत्ति की जो मात्रक होता है वो हर्ट्स होता है, इसलिए हमने लिखा 20 हर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पशुपालन के क्या लाभ हैं। हमें यहाँ पशुपालन के लाभ बताने हैं, कोई भी आप 2 लिख सकते हैं, 2 या 3, ये 2 नंबर का है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ 2 लाभ लिखे हैं कि खेती में जुताई के रूप में उपयोग किया जाता है। जितने भी पशुपालन से पशु को हम खेती में जुताई के रूप में उपयोग करते हैं और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन, छाछ, ये सब भी हम जो है पशु से ही लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद जो है हमारा जो है सेक्शन सी यानी खंड ग शुरू हो जाता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, जो अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। देखिए शुष्क बर्फ जो है CO2 के ठोस अवस्था को कहते हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से पूछा गया है, जिसलिए इसका आंसर आप लिखेंगे CO2 और आपको इसके ये भी लिखना है ठोस अवस्था में CO2 होना चाहिए, ठीक है, तब उसे जो है हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है कि इसे जब इसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखिए जब इसे गर्म करते हैं तो जो ठोस है द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में बदल जाती है। तो इस अवस्था का भी आपको नाम पता है। देखिए ये वाला मैंने आपको कराया है, ये वो चार्ट मैंने ऊपर भी दिखाया था आपको, इसे देखिए यही क्वेश्चन इसमें से पूछा लिया गया है, ठीक है। देखिए तो ठोस अवस्था गैस अवस्था में बदलती है तो उसे उदरपातन कहते हैं, बिना द्रव अवस्था में आए बिना। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन आंसर जो है वो उदरपातन हो जाएगा। इसमें भी आपको उदरपातन लिखना है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर भी उदरपातन हो जाएगा। इस अवस्था में परिवर्तन का नाम लिखिए। जब ठोस द्रव में आए बिना गैस में परिवर्तित होता है तो उसे उदरपातन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसमें जो है निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो आपको ये चार्ट याद करना है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको ये चार्ट दोबारा दिखा रही हूँ मैं आपको किस तरीके से मैंने बताया था। देखिए इसमें आपको सारे याद करने पड़ेंगे आपको कि कौन सा किस तरीके से है करना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे पहले पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम का क्या दे रखा है आयन, कार्बोनेट का क्या आयन दे रखा है, सोडियम का क्या है और क्लोराइड का क्या है। तो ये सब मैंने अच्छी तरीके से नीचे सॉल्व करके दिखाया है आपको। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे किस तरीके से करना है। ये देखिए पहला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं और कार्बोनेट को CO3 लिखते हैं। तो कैल्शियम का आयन होता है 2+ और कार्बोनेट का 2-। जब हम इनके आयन को बदलेंगे तो ये दोनों ही 2 हैं। जब भी माइनस का साइन हम कभी भी जो है माइनस का साइन रासायनिक सूत्र में नहीं लिखते हैं, इसलिए CO2 और CO3 के बाहर ब्रैकेट के बाहर 2, इसलिए ये आंसर इसका पहले का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोडियम क्लोराइड। तो हमने लिखा Na
सोडियम को कहते हैं Cl यानी क्लोराइड। इन दोनों के आयन हम 1 1 होते हैं, एक 1 प्लस में एक 1 माइनस में। जब हमने इन दोनों के आयन को एक्सचेंज किया, बदला, तो हमारा 1 आएगा। हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। अब अगर आप 1 भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ NaCl लिखेंगे, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। और फिर हमारा था पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए पोटेशियम को लिखते हैं हम K से, ऑक्साइड को लिखते हैं हम O से। पोटेशियम का आयन होता है 1 प्लस में, और ऑक्साइड का जो आयन होता है वो होता है 2 माइनस में, ठीक है। तो हमारा जो है, इसको जब हम एक्सचेंज करेंगे इन दोनों के आयन, तो हमारा आंसर आ जाएगा K2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है, और मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये चार्ट आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस कोशिकांग को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है तथा क्यों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो वैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसे आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको इसे लिखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के ऊर्जा को ATP के रूप में संग्रहित करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी ऊर्जा होती है उसको जो है ATP के रूप में जो है संग्रहित करके रखती है, इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, इसका जो है और वाला क्वेश्चन जो है उस तरीके से है कि 2 ऐसे अंगों का नाम बताइए जिनमें अपना DNA और राइबोसोम होता है। ये भी सीधा बुक में से पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे 2 अंग, ऐसे कौन सा अंग है जिसमें अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टेड, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन अंगों में DNA और राइबोसोम की क्या भूमिका होती है। तो देखिए ये जो है प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले का वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टेड, और प्रोटीन का संश्लेषण करती है इनके अंदर जो DNA और राइबोसोम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ऊतकों की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि कहाँ पे कौन सा ऊतक होता है। देखिए ए में पूछा गया है वह ऊतक जो मुंह के अस्तर को बनाता है। तो इसमें जो है शल्की ऊतक जो होता है इसमें कार्य करता है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है शल्की एपिथेलियम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये लिखना है। देखते हैं नेक्स्ट कि वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। तो इसका आंसर जो आपका कंडरा हो जाएगा, क्योंकि जो कंडरा ऊतक होता है वो जो है पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। और नेक्स्ट है ऊतक जो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करते हैं, पौधों को इधर से उधर ले जाते हैं। तो उसे फ्लोएम जो है पौधों में जो भोजन होता है उसको स्थानांतरण करता है, पत्तियों से पौधे लेके और भोजन लेके सभी जो है अन्य भागों में पहुंचाता है पौधों के, ठीक है। देखिए मैंने इसका आंसर लिख रखा है कंट्रा और फ्लोएम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 31 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है। देखिए 100 न्यूटन का बल 20 kg यानी 20 किलोग्राम के एक विरामावस्था पिंड पर कितने समय तक लगाया जाए ताकि वह 100 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। हमें इसमें जो है टी निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है। इसे सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है। देखिए इस तरीके से जो दिया गया है वो लिख लेंगे आप कि एफ हमें दिया है 100 न्यूटन, एम दिया है हमें 20 किलोग्राम, यू जो है वो 0 लिया है मैंने, क्योंकि ये जो पिंड है, जो ये वस्तु है, ये जो है विराम अवस्था से चलना शुरू कर रही है, ठीक है। तो विराम अवस्था में कोई भी वस्तु शुरू करती है जब चलना, तो उसका यू यानी प्रारंभिक वेग हम 0 लेते हैं या 0 लेते हैं, और वी हमें दे रखा है यानी अंतिम वेग 100 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है टी। देखिए पहले हम एफ इजिकल्स टू एम ए वाले फॉर्मूले से हम ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे ऐसे निकालेंगे, यहाँ 5 आएगा। देखिए जब हम इसे ऐसे निकालेंगे, एफ हमें 100 दे रखा है, एम हमारा 20 है, ए हमारा नहीं पता हमें। जब ए इस तरफ आएगा और ये मल्टीप्लाई में होने के बावजूद यहाँ 20 जो है डिवाइड में चला जाएगा, इस तरीके से 100 अपॉन में 20 आ जाएगा। और 20 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। मीटर पर सेकंड जो है इसका मात्रक इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस का 2 आते हैं ऊपर में। तो इस तरीके से जो है हमारा ए निकला है अभी, ठीक है। हमें टी निकालना है। फिर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हमारा टी निकल जाएगा। तो हमने v लिखा 100, u हमें 0 था, a हमारा जो है यहाँ 5 आएगा, 5 इंटू टी, ठीक है। तो ये 5t हो जाएगा। तो इस तरफ हमारा जो है 5t आ जाएगा और इधर हमारा 100 आ जाएगा। और जब 5 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 5
5 को जब 100 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और टी का जो मात्रा होता है वो होता है सेकंड, तो यहाँ हमारा 20 आ जाएगा, यहाँ हमारा 20 सेकंड आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 20 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पराश्रव्य ध्वनि कैसे कहते हैं, किन्हीं दो जंतुओं के नाम बताइए जो पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। देखिए पराश्रव्य ध्वनि उसे कहते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो ध्वनि जो मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और इनके आप उदाहरण लिख सकते हैं किसी भी जानवर का, जो जानवर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अधिक ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि की आवृत्ति जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे हमें दिए गए हैं चमगादड़, चूहे और डॉल्फिन। कोई 2 लिखे थे, मैंने 3 लिख दिए, आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं, यानी भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक जो अनाज को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के जो हैं हानिकारक होते हैं, जो जिसमें घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं हानिकारक, जो है जैविक और एक अजैविक। देखिए इसे इस तरीके से लिखना है, जैविक और अजैविक। देखिए 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक तो जैविक और अजैविक। जैविक होता है जिसमें जीवन होता है, यानी जो जीवित है, जैसे हवा, बारिश, तापमान या सूखा पड़ जाना, ये सब जैविक में आ गया। अजैविक में जैसे कीड़े मकोड़े, चूहे, जंगली जानवर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जैविक और अजैविक घटकों के रूप में जो है बांटा गया है इस तरीके, जो हानि पहुंचाते हैं फसलों को या भंडारण की प्रक्रिया में। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। यहाँ से जो है हमारा सेक्शन डी यानी खंड घ यहाँ स्टार्ट हो गया। 1 नंबर जहाँ पे हमारा 5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का होगा। आगे हमारे देखते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा ये, एक परमाणु के K, L एवं M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। देखिए K में हम अधिकतम 2, L में 8 और M में भी 8 जो है इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है 18 आ जाएगा। देखिए इसे और देखिए दूसरा Mg++ यानी Mg में से किसी भी तत्व के आगे 2 प्लस लगा होता है, यानी हमें उसमें से उसके 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से हमें जो है घटाने होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हैं, इसलिए हमें उसका असली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ता है उसमें से। ठीक है, देखिए इसे इस तरीके से करना है। इसमें हमें पहले इसका यानी Mg++ का और सिर्फ मैग्नीशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वितरण लिखना है। परमाणु संख्या हमें यहाँ पे दे रखी है 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरीके से पहला क्वेश्चन था कि K, L, M में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखिए K में 2, L में 8, M में 8, इसलिए यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें पूछा है कि Mg++ यानी हमें इलेक्ट्रॉन जिसके पास 2 ज़्यादा हैं, तो हमें 2 ज़्यादा हैं तो भाई 2 माइनस कर दिए तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए मैग्नीशियम 2+ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले K कोश में भरेंगे, तो K कोश में 2 से अधिक नहीं भर सकते, तो 2 इसमें आ गया। L कोश में हम भरेंगे तो 8 इसमें आ गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसकी ऐसे निकाल लेंगे। और सिर्फ मैग्नीशियम का जो है, मैग्नीशियम है तो इसमें 12 आएंगे, तो K और L में तो दोनों में 2 और 8 भर जाएंगे, और अगला M कोश होगा, इसमें सिर्फ हमारे 2 रह जाएंगे, यानी जो है 2 इसके पास अधिक रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे निकालना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके। ये देखिए इसका मैं अथवा वाला करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, अथवा वाला बता देती हूँ आपको। देखिए हीलियम, नियॉन तथा आर्गन की संयोजकता 0 होती है, क्यों। इसकी संयोजकता 0 क्यों होती है, क्योंकि देखिए इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण होता है, इनमें इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास इनमें होता है वो पूरी तरीके से फुल हो गया होता है, इनके सारे कोश अच्छे तरीके से भर चुके होते हैं, ना इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए जो है इनकी संयोजकता 0 होती है। संयोजकता आप जानते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा या कम होती है। ठीक है, उस तरीके से। ठीक, किस तरीके से लिखना है, देखिए तीनों तत्वों की अपनी पूरी बाहरी कक्षा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है, यानी तीनों में जो है बाहरी कक्षा जो है पूरी तरीके से भर चुकी है। K में देखिए 2 भर गए, यानी ना ज़्यादा है ना कम, इसमें 2 और 8 भर गए, ना ज़्यादा है ना कम। आर्गन में तीनों कोश जो है बराबर तरीके से भर गए हैं, तीनों ना ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन ना कम, इसलिए जो है अंततः इनकी संयोजकता 0 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। देखिए आपका ये जो है ये भी 3rd क्वेश्चन 3rd चैप्टर में से पूछा गया है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये आपको जो है प्रतीक याद करने थे आपको।
देखिए इसमें फिर से सिलिकॉन का पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन दे रखा है आपको, किस तरीके से लिखा गया है, प्रतीक जो है इसका। सल्फर का प्रतीक यहाँ दे रखा है। ऐसी एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, बोरान, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, इन सब के प्रतीक दे रखे हैं। ये सब तो आपको याद होने चाहिए जो। तो देखिए वैसे यहाँ पर जो है सिलिकॉन का SI हो जाएगा, सल्फर का S, चांदी या सिल्वर होता है उसे हम AG से लिखते हैं, और सोडियम को लिखते हैं हम Na से। ठीक है, इस तरीके से जो है हम सब चीज़ों को लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया 35, जो 5 नंबर का है दोनों को मिलाकर। देखिए रसधानियों का कार्य क्या होता है। रसधानियों का हमें कार्य लिखना है, 2 नंबर का है, 2 कार्य लिख लेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। देखिए ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक होती हैं, यानी पदार्थ को संग्रहित करने का काम जो है रसधानियाँ करती हैं, और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो कोशिकाओं को कठोर बनाने का काम भी जो है रसधानियाँ करती हैं। ठीक है, अब देखिए बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसमें बी वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो विस्तार रूप लिखना, ATP का, DNA का, SER का मैंने ऊपर ही बताया था, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। DNA का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है अच्छी तरीके से पूरा। ये रहा देखिए, ATP को हम लिखते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, DNA को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड होता है, हम हिंदी में अम्ल हो जाता है ये। SER को चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना था। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं 35। अब हम 36 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 35 का जो है, ये जो क्वेश्चन हैं ये 35 के और वाले हैं। 35 वाला वो करना था आपको या ये करना था, मैं आपको ये वाला करके दिखा देती हूँ इसे किस तरीके से करना है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, प्रोटीन कहाँ बनता है, निर्माण कहाँ होता है इसका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में है जो प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। दूसरा पूछा गया परासरण किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। देखिए जब जो पानी जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है कोशिका को, तो उसे परासरण कहते हैं। ठीक है, इसे किस तरीके से लिखना उदाहरण सहित, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको लिखना था। अर्ध परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता विलायक से कम सांद्रता विलय की ओर विलायक पानी की गति परासरण कहलाता है। इस तरीके से आपको लिखना था। मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या बताया गया है कि जब जहाँ पे पानी कोशिका जहाँ पे है और कोशिका के बाहर का जो भी पानी या कोई भी द्रव है उसकी अगर सांद्रता ज़्यादा है तो इधर से जो है द्रव्य अंदर कोशिका के अंदर आएगा। लेकिन कोशिका के अंदर द्रव्य ज़्यादा है तो वो बाहर जाएगा, तो उसे अलग प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जब वो अंदर की तरफ आएगा, जब पानी जो है कोशिका के अंदर आएगा पानी या कोई भी द्रव, तो उसे जो है हम परासरण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या दे रखा है कि किशमिश को पानी में डालने पर वह फूल जाती है। यहाँ बादाम भी लिख सकते हैं, राजमा भी लिख सकते हैं कि पानी में डालने पर वह फूल जाती है। ऐसे इसलिए होता है परासरण विधि के द्वारा होता है, ये परासरण विधि की वजह से होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में किस कोशिकाओं को कोशिका की रसोई कहा जाता है और क्यों। पौधों में जो कोशिका की रसोई है वो क्लोरोफिल को कहा जाता है, जो पत्तियों में उपस्थित होता है। देखिए इस तरीके से कि पौधों में पत्ती को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन कहाँ बनाया जाता है, रसोई घर में। जो पत्तियों में जो रसोई घर में बनाने वाला कौन है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्तियों में जो है बनाता है, भोजन बनाता है, इसलिए इसे रसोई घर कहा जाता है कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला 36 है हमारा कि एक गेंद को 49 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। जी हमें दे रखा है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है v, हमें दे रखा है वेग, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हमारा v 0 होता है, और जब नीचे की ओर फेंका जाता है तो u हमारा जो है वो 0 होता है। तो जब ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंका गया तो इसमें v 0 हो जाएगा, और u हमें दे रखा है, g भी हमें दे रखा है। अब देखिए निकालने को बोला क्या गया है, पूछा क्या है हमें इतना सब कुछ दे रखा है, हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो ये पहला पूछा गया कि वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहाँ तक ये जा सके, यानी ऊपर से ये कहाँ तक जा सकती है, इतनी जो है आपकी जो है हाइट पूछी गई है, ऊंचाई। आपको इसका मतलब s निकालना है आपको एक तरीके से। ठीक है, देखिए इसे किस तरीके से निकाला गया है।
देखिए इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as होता है। g भी एक प्रकार का त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जैसे आपने पढ़ा होगा, इसलिए हमने यहाँ a की जगह जो g लिया है। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, v हमने निकाला 0 है क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया है, u हमें दिया है, g हमें दिया है, तो हमें सब कुछ दिया है। और जब हमने निकाला गया, इसे आप लिखेंगे जब, तो यहाँ 0² आ जाएगा क्योंकि v हमारा 0 है, यहाँ u हमारा 49² आ जाएगा, आगे माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई में -9.8 क्योंकि ऊपर की ओर फेंका गया है। जब ऊपर की ओर फेंका जाता है और g फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होता है, दोनों अलग अलग दिशा में हो रहा है, इसलिए जो है माइनस लेते हैं। लेकिन जब नीचे की ओर फेंका जाता और नीचे की तरफ भी गुरुत्वीय बल लगता है, तो हम g है जो प्लस में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ऊपर की ओर फेंका गया इसलिए हमने ये माइनस में लिया है। देखिए मल्टीप्लाई में s, हमने जब इसे, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ हमने s लिख दिया। 49 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 49, 2 मल्टीप्लाई 9.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आया, 2 मल्टीप्लाई 9.8 करने में 19.6 आया। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 122.5 122.5 मीटर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। मीटर में इसलिए आएगा क्योंकि s या दूरी या ऊंचाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, ठीक है। हमारा s निकल गया, हमारी अधिकतम ऊंचाई निकल गई 122.5 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए दूसरे में पूछा गया है कि पृथ्वी पर वापस सतह पर पहुंचने में लगा कुल समय। देखिए इसमें कुल समय पूछा है कि पृथ्वी पर पहुंचने में जो है कितना समय लगेगा, यानी जब वो ऊपर गई तो इसमें तो अलग टाइम लगा होगा, और फिर ऊपर से जब वापस नीचे आई तो दोनों में जो है दोनों में आने जाने में उसको एक ही समय लगा होगा, जितना समय इसमें लगा होगा उतना ही इसमें लगा होगा, पर ये 2 बार समय लगा ना हमें, इसलिए हमें t और t 2 बार प्लस करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कुल समय होगा, ठीक है। देखिए इसे किस तरीके से करना है, देखिए इसे आपको इस तरीके से करना है। इस वाला फॉर्मूला को रखा गया है v इक्वल्स टू u+80, v हमारा 0 है, u हमारा 49 है, a यानी कि g हमारा 9.8 है, और ये हो जाएगा हमारा t, ठीक है। और जब हमने t के इक्वल्स टू ये रखा 49 अपॉन में 9.8, और जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लग गया। इसे इससे काटने पर हमारा आंसर आएगा 5 सेकेंड। देखिए ज़मीन से ऊपर जाने में लगा समय, ज़मीन से जब ऊपर गया तो हमें 5 सेकेंड लगे, और जब ये वापस नीचे आया ज़मीन से तब इसे 5 सेकेंड लगे। यानी देखिए T1 और T2 जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है, T1 और T2 हमारा ऊपर से ज़मीन पर आने में लगा समय, ठीक है। जब इन दोनों को T1 T2 को प्लस करने में हमारा है 10 सेकेंड, यानी हमारा कुल समय जो है वो हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। ये इस तरीके से आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका और वाला देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि दाब को परिभाषित कीजिए, उन कारकों को लिखिए जिन पर दाब निर्भर करता है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया द्रव्यमान तथा भार में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए इस तरीके से लिखना है। देखिए ए वाले का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब के कारक जो होते हैं वो होते हैं बल और सतह क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि द्रव्यमान और भार में 2 अंतर देखिए, मैंने 3 लिख दिए, आपको जो मर्जी वो लिख सकते हैं। देखिए द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा को कहा जाता है, और भार पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है उसे कहा जाता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, और भार का न्यूटन यानी एन, जैसे एन से लिखते हैं। देखिए ये जो है परिवर्तित हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, शून्य और परिवर्तित नहीं हो सकता है मतलब, और लेकिन ये हो सकता है। ऐसा क्यों है देखिए मैं समझाती हूँ। भार यानी W इक्वल्स टू हम जो है mg लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जब g है वो भी अलग अलग जगह पर बदलता रहता है, इसलिए जो है हमारा भार भी बदल सकता है अलग अलग जगहों पर। और अगर कहीं g यानी g जब जहाँ पे कहीं पे शून्य हो जाता है तो हमारा भार भी जो है शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब ये शून्य हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है, इसलिए हमारा भार शून्य भी हो सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है, पर ये हर जगह समान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ से जो है खंड ई हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर आंसर देना है, ठीक है। पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर नहीं देना है, आपको समझ के आंसर देना है, ठीक है। देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। मीनू ने देखा कि जैसे जैसे एक वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, इसलिए वस्तु के गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। जैसे ही ये वस्तु जमीन पर पहुंचती है सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के अब हमें उत्तर देने हैं।
तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ज़मीन के नज़दीक वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी। देखिए ज़मीन के नज़दीक इसने अभी बताया कि जो जितनी भी जो है ज़मीन की पर पहुँचती है उसकी सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें जो है इसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी, इसमें कुल ऊर्जा पूछी गई है। तो जो उसकी कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहेगी, संरक्षित रहेगी। देखिए किस तरीके से, कि उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है जो वो दोनों ही संग्रहित रहेगी। देखिए जब कुल ऊर्जा इज इक्वल्स टू गतिज और स्थितिज दोनों ही हमें भी उसके अंदर है, यानी स्थितिज भी स्थिति भर से गतिज में बदल गई, परिवर्तित हो गई, पर ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहेगी। इसलिए इसका उत्तर इस तरीके से लिखना है आपको कि ऊर्जा जो है संरक्षित रहेगी, कुल ऊर्जा उसकी संरक्षित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तनित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी। तनित स्प्रिंग में जो होती है संभावित ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा वाले चैप्टर में से पूछा गया है। और सी क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत बनाने वाली पवन चक्की में ऊर्जा रूपांतरण लिखिए। तो इसमें कौन सी ऊर्जा का उपयोग हो रहा है विद्युत बनाने वाली चक्की में, तो इसमें विद्युत ऊर्जा का जो है रूपांतरण हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अब हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप हैं। ठीक है, हमारे पास जो है उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप हैं, तो आपको इसमें से भी कोई 4 लिखने हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जैसे विद्युत ऊर्जा लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जैसे मैंने इसका बताया अभी, संभावित ऊर्जा, संरक्षित ऊर्जा तो ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैंने लिख रखा है, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। आप कोई भी अन्य कोई भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें पैराग्राफ पढ़ना है। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी बता देती हूँ पहले मैं आपको। अथवा वाला कि हमारे आसपास उपस्थित ऊर्जा के अनेक रूप, अच्छा मैंने बता दिया ना। चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय करती हैं। जाइलम और फ्लोएम ऐसे ही जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। ये दोनों ही संवहन ऊतक हैं और एक संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इसमें जटिल ऊतक के बारे में बताया गया है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका जो कार्य क्या होता है, इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम इसके उदाहरण हैं। देखिए अब इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि किस प्रकार के जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जाइलम में जीवित ऊतक का नाम बताइए। पैराग्राफ में से क्वेश्चन नहीं आया, पैराग्राफ में कोई आंसर नहीं लिखा इसका, बस आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया कि इस तरफ से इस चैप्टर में से ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए जाइलम में जीवित ऊतक का नाम क्या है। देखिए जाइलम में जो जीवित ऊतक होता है उसके अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो जीवित ऊतक होता है, इसलिए इसका आंसर जो है जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। देखिए मैंने लिख भी लिखा है, इसलिए इसका आंसर जो है ये जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोएम में उपस्थित मृत अव्यय का नाम बताइए। अब हमें इसमें फ्लोएम में जो है मृत अव्यय जो होता है उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम रेशे या फ्लोएम फाइबर, जो भी आप लिखें दोनों ही सही है। रेशे हिंदी हो जाएगा, फाइबर इंग्लिश। ठीक है, ये सही हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखिए पूछा गया है कि जाइलम का कार्य बताइए और फ्लोएम का कार्य बताइए। अथवा वाले में पूछा गया, आपको इसमें से कोई एक लिखना है। जाइलम और फ्लोएम दोनों का कार्य मैंने लिख रखा है यहाँ, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। देखो जो जाइलम होता है उसका कार्य होता है मिट्टी से प्राप्त जल व खनिज लवण को पत्ती तक पहुँचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से बने भोजन को पौधों के अन्य सभी भागों तक पहुँचाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पैराग्राफ है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन संरचना में परिवर्तन के बिना होते हैं और पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। हालांकि बर्फ, पानी और जलवाष्प सभी अलग अलग दिखते हैं और अलग अलग भौतिक गुण दिखाते हैं। देखिए अब पूछा गया है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जलती हुई मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए जलती हुई मोमबत्ती होती है उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार के जो हैं, दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम जलती हुई मोमबत्ती में जो है दोनों प्रकार के लिखेंगे परिवर्तन को। क्योंकि देखिए जब मोम पिघलता है तो जो है वो जो मोम का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है, लेकिन जो उसके अंदर जो धागा लगा होता है, जो जल रहा होता है, वो हमारा रासायनिक प्रकृति के अंदर यानी रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। ठीक है, आपको जो है इसे इस प्रकार लिखना था, जैसे देखिए भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी कितने रूप में पाया जाता है। देखिए पानी इसमें दिखाया भी गया है कि बर्फ, पानी और जलवाष्प। पानी जो है 3 प्रकार में पाया जाता है, ठोस, द्रव और वाष्प या गैस। देखिए ठोस का उदाहरण बर्फ है,
और द्रव का पानी और गैस का जलवाष्प। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोलाइडी क्या है, एक उदाहरण दीजिए। कोलाइडी क्या है यानी कोलाइडी क्या है पूछा गया और उसका एक उदाहरण भी लिखना है। तो कोलाइडी क्या है वो लिखेंगे, आपको उसका 1 नंबर मिलेगा और उसका एक उदाहरण लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको और वाला क्वेश्चन दिया है टिंडल प्रभाव के कोई 2 उदाहरण दीजिए, दोनों 1-1 नंबर के होंगे। देखिए किस तरीके से करना है इसे। देखिए कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है, इसके उदाहरण देखिए दूध और रक्त, दोनों ही प्रकार जो है कोलाइडी के उदाहरण है, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्या था कि टिंडल प्रभाव बताइए क्या होता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव जो है दूध में प्रकाश का निकलना, जब दूध में से जब हम प्रकाश निकालते हैं, दूध में जब रिफ्लेक्शन डालते हैं तो उसके अंदर से जो है लाइट निकल जाती है। ये सिर्फ कोलाइडी विषमांगी मिश्रण में होता है, इस कोलाइडी मिश्रण में ऐसा होता है जब लाइट निकल जाती है, लाइट दिखती है उसके अंदर, तो उसे टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश का घने जंगलों में होकर गुजरना, जब सूर्य का प्रकाश घने जंगलों में से होकर गुजर रहा होता है उसको भी जो है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देखिए आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सी मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।